हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म उम्मीद टॉप टू वन में। तो आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने चैप्टर फर्स्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया। तो आज हम देखेंगे कि चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपसे कितने परसेंट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो देखिए, हमने लेक्चर में भारत के नामों पर चर्चा किया कि प्राचीन काल से लेकर भारत को अब तक अनेक नामों से पुकारा गया है। तो जो हमारा भारत है ये जम्बू द्वीप का भाग हुआ करता था, और जम्बू द्वीप का भाग होने के कारण इसे जम्बू द्वीप भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है बी, जम्बू द्वीप। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। देखिए, इंडिया शब्द की अगर हम बात करें तो एक अंग्रेजी का शब्द है जो कि इंडोई शब्द से बना है। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है वो भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया है ना। तो आपका राइट आंसर है बी, ग्रीक भाषा। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है। तो जो हमारे भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर है ना। कितने डिग्री? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर। तो आपका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है। तो अगर हम भारतीय मानक समय की बात करें तो देखिए, आपने भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ा है। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो वो तो आपका 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। इसी तरह अगर हम भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। तो जो भारत का देशांतरी विस्तार है इसमें 30 देशांतरों का अंतर है। तो 30 देशांतरों के अंतर के कारण जो है भारत का समय निर्धारित करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो भारत के समय को निर्धारित करने के लिए मध्य से एक रेखा खींची गई है ना। ये मध्य से एक रेखा खींची गई है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, और इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बात करें अगले प्रश्न की तो भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो देखिए, जो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद के नैनी में जो भी समय होगा वो पूरे भारत का समय माना जाएगा। तो जो भारत का प्रमाणिक समय है या स्थानीय समय है वो इलाहाबाद के समीप है, या अगर ऑप्शन में इलाहाबाद ना हो तो आप उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर को टिक कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर है सी। साथ ही अगर हम आपको ये भी बता दें कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 5 राज्य कौन से हैं आप मैप में देख के कमेंट ज़रूर करिए। अगला प्रश्न, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है। तो अगर हम भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, और ये सारा कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर में बताया है। तो आप जाके लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर को ज़रूर देखिए। लेक्चर से ये आपको सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर है 5.5 घंटे। अगला प्रश्न, भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। अगर हम भारत के दक्षिणी भाग की बात करें तो जो भारत का दक्षिणी भाग है ये विषुवत रेखा से तक 876 किलोमीटर की दूरी तक है ना। अगर हम भारत के दक्षिणी भाग की बात करें तो भारत का दक्षिणी भाग जो है ये विषुवत रेखा तक 876 किलोमीटर की दूरी है, मतलब दोनों के बीच में 876 किलोमीटर की दूरी है। तो आपका राइट आंसर है सी। देखिए, अगर आप ने लेक्चर लिया है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे होंगे। 100% आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, है ना। इतना तो मैंने सारा लेक्चर में कवर किया है। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और फास्ट कीजिए, है ना। कम टाइम में आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं।
तो चलिए अगले हम प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अगर हम भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो, अगर इसमें देखिए स्थलीय सीमा होती क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो जो सीमा किसी स्थल से लगी हो, किसी देश से लगी हो, तो उसे हम स्थलीय सीमा कहते हैं। और भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर है डी, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो अगर हम तटरेखा की बात करें तो जो सीमा समुद्र से लगी होती है उसे हम तटरेखा कहते हैं, तटीय सीमा, है ना। तो जो भारत की द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की अगर हम लंबाई की बात करें, जिसमें हम द्वीपों को भी शामिल कर लें, तो इसकी कुल लंबाई जो है 7,516 किलोमीटर है ना। तो आपका राइट आंसर है सी, 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो अगर हम भारत की लंबाई की बात करें तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। कितनी है? 3,214 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर है ये, आपकी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर। राइट आंसर सी। इसी तरह अगर हम बात करें भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, तो भारत की पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2,933 किलोमीटर है। कितनी है? 2,933। राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न, भारत की तटरेखा की लंबाई। देखिए, अभी इससे पहले हमने बात किया कि द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई, तो आपने 7,516 बोला। लेकिन अगर आपसे सिर्फ तटरेखा की लंबाई पूछे, उसमें द्वीपों को शामिल ना किया जाए, तो भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? देखिए, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें, जो कि आपको पता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना परसेंट है? 2.4% है ना। और जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन सीरीज ना सॉल्व करें, उससे पहले हमारा लेक्चर लें, क्योंकि लेक्चर लेने के बाद आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल में 10.7% भाग जो है ये पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। तो आपका राइट आंसर है ए, 10.7%। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए, पहले हम पर्वत और पहाड़ियों की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल में जो पर्वतों का विस्तार है वो तो 10.7% है, और पहाड़ियों के अगर हम विस्तार की बात करें तो वो 18.6% है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर लें, पर्वत और पहाड़ियों के विस्तार को, तो ये आपका समथिंग 29.3% निकलेगा, है ना, या 29 पॉइंट कुछ निकलेगा। तो आपका राइट आंसर है 29.3, जिसमें पर्वत और पहाड़ी दोनों का विस्तार है। तो आपका राइट आंसर है सी, 29.3%। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो अभी तो हमने पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार देखा। अगर संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल पर पठारों के विस्तार की अगर हम बात करें तो जो पठारों का विस्तार है वो 27.7% है। कितना परसेंट है? 27.7%। आपका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न,
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदानों के विस्तार की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारतीय क्षेत्रफल पर मैदानों का विस्तार है और वो है 43.0%। कितना? 43.0%। चलिए आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो देखिए, हमने लेक्चर में बहुत ही क्लियरली पढ़ा कि भारत की 3 समुद्री सीमाएं हैं, है ना। भारत की 3 समुद्री सीमाएं हैं और वो 3 समुद्री सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली समुद्री सीमा है प्रादेशिक समुद्री सीमा। कौन सी सीमा? प्रादेशिक समुद्री सीमा। दूसरी है संलग्न क्षेत्रमंडल, संलग्न क्षेत्रमंडल। और तीसरी है अनन्य आर्थिक क्षेत्रमंडल, अनन्य आर्थिक क्षेत्रमंडल। तो ये भारत की 3 समुद्री सीमाएं हैं। तो अगर हम प्रादेशिक समुद्री सीमा की बात करें तो ये 12 समुद्री मील तक है। इसको हम नॉटिकल मील भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर है ए, 12 समुद्री मील। अगला प्रश्न, इसी तरह भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो अगर हम संलग्न क्षेत्र की बात करें तो ये 24 समुद्री मील तक है, 24 समुद्री मील। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील तक है? तो ये आपका है 200 समुद्री मील, है ना। तो ये तीनों प्रादेशिक समुद्री सीमाएं हैं। पहली समुद्री सीमा 12 मील तक है, दूसरी समुद्री सीमा 24 मील तक और तीसरी 200 मील तक, है ना। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो आप ये क्लियरली मैप में देख सकते हैं और बता सकते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं ये समुद्र तट पर हैं, मतलब जिनकी सीमा समुद्र से लगी हुई है। तो ये भारत के कुल 9 राज्य जो हैं ये समुद्री सीमा बनाते हैं। अब वो 9 राज्य कौन कौन से, तो आप मैप में देख के ज़रूर बताइएगा, है ना। और उनमें से जो 5 राज्य हैं, 5 राज्य जो हैं ये पश्चिमी तट पर हैं और 4 राज्य जो हैं ये पूर्वी तट पर हैं। तो भारत के कुल कितने राज्य हुए जो कि समुद्र किनारे पर हैं? तो वो हैं 9 राज्य, 9 राज्य। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए और अपने देश का नाम रोशन करिए और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करिए, है ना। तो चलिए, और हम तो आपका साथ देने के लिए हैं ही। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो अगर हम सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा की बात करें तो वो आपका गुजरात है। और गुजरात के बाद अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आपका तमिलनाडु, है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वो गुजरात की है। आपका राइट आंसर है बी, गुजरात। अगला प्रश्न अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो हम कर्क रेखा की बात करें तो देखिए, कर्क रेखा जो है ये भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के एकदम मध्य से गुजरती है। और कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप मैप में देख के बताइए। तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। फिर से अगर हम बात करें तो जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो इसमें ऑप्शन में ऐसा कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि जो कर्क रेखा है ये भारत के उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर है ए। और 22वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, तो नहीं, हो गया है 22वां क्वेश्चन। हाँ, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य तटरेखा है? तो वो गुजरात, मैंने अभी बताया आपको, गुजरात। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अभी हमने बात की कि जो कर्क रेखा है ये भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है और भारत की ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है
है ना। तो आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी हमने आपको बताया कि कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य आपको शायद याद हो गए होंगे, और मैप से याद करना काफ़ी आसान होता है ना। तो आप लोग अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सामने एक मैप की बुक ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आप हर एक चीज़ को बड़ी ईजिली समझ सकेंगे। तो भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप ये बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा बनते हैं कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये आप तभी बता सकेंगे जब आपने मैप को अच्छे से स्टडी की है। जब तक आप मैप में पकड़ नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, है ना। चलिए अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका झारखंड है, झारखंड, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश से आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बिहार से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मैं आपको दिखा दूं, ये कुछ कर्क रेखा है, सॉरी फिर से मैं क्लियर बना दूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वो भी जो है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आपका जो झारखंड है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है ना। तो अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। अगर हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो जो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है उसे हम केप केमोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केप केमोरिन। तो आपका राइट आंसर है ए। चलिए अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो अगर हम बात करें भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल की, तो वो आपका है इंदिरा पॉइंट, जो कि आपके अंडमान निकोबार पर है। और अंडमान निकोबार पर भी अगर आपसे पूछे कि किस द्वीप पर है, तो वो ग्रेट निकोबार पर है। तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। देखिए इंदिरा पॉइंट को हम और नामों से भी जानते हैं। तो इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या ला ही चिंग, इन सभी नामों से हम जानते हैं। तो आपका राइट आंसर है इनमें से सभी, डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा स्थान जो है वो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, तो आपका है वो इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना। तो दक्षिणतम बिंदु होने के कारण ये जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो आपका राइट आंसर है सी, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, भारतीय भूमि की सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो हमने भारत के बिंदुओं की बात की कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु। तो प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, तो वो है आपका इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो राइट आंसर है डी, इंदिरा कौल। अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, तो वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप में है। और अंडमान निकोबार में भी कहाँ, तो वो आपके ग्रेट निकोबार पर। तो राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो जो भारत की मुख्य भूमि है तो उसको रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। कौन सा चैनल? पंबन चैनल, जो कि आप जानते भी हैं कि पंबन चैनल जो है ये मन्नार की खाड़ी में है।
ये है मन्नार की खाड़ी और इधर है पाक की खाड़ी। चलिए अगला प्रश्न, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो अगर हम बात करें आदम का पुल या एडम्स ब्रिज, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, एडम्स ब्रिज है ना। तो आपका राइट आंसर है सी, भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग या 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये काफ़ी बार आपने पढ़ा भी होगा कि जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान और निकोबार के बीच में है ना। आपसे कई बार पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो वो 10 डिग्री चैनल है। या अगर क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो वो पूछेगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसको हम लिटिल अंडमान बोलते हैं, और कार निकोबार का जो उत्तरी द्वीप है जो निकोबार का जो उत्तरी द्वीप है उसे हम कार निकोबार बोलते हैं। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तब भी आपका 10 डिग्री चैनल। तो आपका राइट आंसर है अंडमान एवं निकोबार, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो अगर हम दक्कन पास की बात करें तो ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान को हम छोटा अंडमान भी बोलते हैं। तो दक्कन पास ये आपके दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य में है, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न, दीव एक द्वीप है। तो आप सभी जानते हैं, मैप में देख के बताइए कि दीव किस राज्य के तट पर है? तो आपका जो द्वीप है ये गुजरात के तट पर है। किस राज्य के तट पर है? गुजरात के तट पर। तो आपका राइट आंसर है सी, आपका राइट आंसर है सी, गुजरात के तट पर। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, और पाक जल संधि के माध्यम से ही भारत और श्रीलंका जो हैं ये अलग होते हैं। तो राइट आंसर है सी, पाक जल संधि। अगला प्रश्न, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या है? तो हमने कुछ विभाजक रेखाओं के बारे में पढ़ा। तो जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? मैकमोहन। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को हम लोग बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। कौन सी लाइन? रेडक्लिफ। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा भी है। अगला प्रश्न, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो अगर हम बात करें भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो आपका म्यांमार है, म्यांमार, राइट आंसर म्यांमार। अगला प्रश्न, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अगर आपसे मैकमोहन रेखा की बात करें तो जो मैकमोहन रेखा है ये अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर है। तो आपका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ये भी आप मैप में देख के बड़ी इजीली बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो वो आपका देश है श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका जो है ये जल संधि के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है और वो जल संधि का नाम है पाक जल संधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो ऐसा कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो वो आपका देश है श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो हमने आपको बताया कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी समुद्री तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो वो आपका गुजरात है। अगर सबसे छोटी समुद्री तटीय सीमा की बात करें तो सबसे छोटी समुद्री तटीय सीमा जो है वो गोवा की है, गोवा। आपका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो अगर भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये भी हमने लेक्चर में कवर कराया कि जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश की है। और कितनी है? तो ये 4096 किलोमीटर है ना। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है तो वो आपका अफ़गानिस्तान है। तो आपका राइट आंसर है डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो अभी मैंने बताया कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है ये भारत की अफ़गानिस्तान देश के साथ है। राइट आंसर है आपका ए, अफ़गानिस्तान। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो अगर हम भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें तो जो भारत का भौतिक प्रदेश है उसमें आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश शामिल है, वृहत मैदानी प्रदेश है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश है तथा सागरीय तट है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो भारत के उत्तर में, ये भारत के उत्तर में आपका पर्वतीय प्रदेश है जहाँ पर पर्वतों का विकास हुआ है। अब उसमें कौन कौन से राज्य हैं जो कि पर्वतीय प्रदेश में शामिल हैं? तो वो आपका जम्मू कश्मीर है, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सभी पर्वतीय प्रदेश हैं। अगर हम इसके दक्षिण की बात करें तो पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में जो है यहाँ मैदानी क्षेत्रों का विकास हुआ है, मतलब उत्तर भारत का मैदान विस्तृत है ना। अब उत्तर भारत के मैदान में कौन कौन से राज्य शामिल हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैप को देखते हुए। अब अगर हम बात करें दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश की तो ये आपका प्रायद्वीपीय प्रदेश है, ये आपका प्रायद्वीपीय प्रदेश है। और अगर हम आप देख सकते हैं ये प्रायद्वीपीय पठार इसको बोलते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसमें शामिल है और ये तटीय क्षेत्र हैं। तो ये भारत के जो भौगोलिक प्रदेश हैं इसमें कौन कौन से जो हैं चीज़ें शामिल हैं? तो सबसे पहले पर्वतीय प्रदेश भारत के भौगोलिक क्षेत्र में है। साथ ही अगर हम बात करें पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में तो ये आपका वृहत मैदानी प्रदेश है और आपका इसमें प्रायद्वीपीय पठार भी शामिल है और साथ ही जो है आपके सागर तटीय प्रदेश भी हैं। तो आपका राइट आंसर है डी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। 49 क्वेश्चंस हमने कवर किए। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए और अगर आपने लेक्चर लिया है तो आपने ये सारे क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व किए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और ऐसे ही हम क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेटर तरीके से आप जो है कर सकें और जो भी आपके सपने आपके गोल हैं उनको आप पा सकें। क्योंकि अब ये टाइम है कुछ कर दिखाने का, है ना, और अपने सपनों को पाने का। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपने सपनों को बस पाना चाह रहे हैं। तो सपनों को पाने के लिए आपको मेहनत भी ज़ोरदार करनी पड़ेगी और उसके लिए हम आपका पूरा साथ देंगे। बस आप हमारा साथ रखिए, पकड़िए और हम आपको ऊंचाई तक लेके चलेंगे। तो चलिए फ़िलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।